हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स डिजिटल कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस सर्विसेज। एक पार्ट सेकंड होने वाला है बिजनेस सर्विसेज का। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसके ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। पहली इंश्योरेंस, दूसरी बैंकिंग, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वेयरहाउसिंग एंड फिफ्थ कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इंश्योरेंस। पहले हम इंश्योरेंस का मीनिंग एक बार चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस जनरली होता क्या है? इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और एक पर्सन के बीच में, जिसे हम इंश्योर्ड कहते हैं, जो कंपनी से पॉलिसी खरीदता है। कि अगर इन केस उस पर्सन को कोई लॉस होता है, जो उसने चीज़ इंश्योर करवाई है उस कंपनी से, अगर उसी चीज़ पे कोई लॉस होते हैं, वो चीज़ डैमेज हो जाती है या वो चीज़ चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन को उस चीज़ का क्लेम देगी और बदले में जो वो इंश्योर्ड पर्सन होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देगा। हम एक बार इसका मीनिंग प्रॉपर देख लेते हैं। इंश्योरेंस रेफर्स टू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड यानी पर्सन हु बाय इंश्योरेंस फ्रॉम द कंपनी, in which the insurer pays the amount of loss to the insured on happening of the event of loss which is insured by the insurance company in return of premium given by the insured। आते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन है इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन, यानी कि हम एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस Insurance provide protection from chances of loss. Insurance can't stop happening of a risk or event, but it can compensate for loss arising out of it। यानी कि जो इंश्योरेंस होती है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वो रिस्क को मतलब स्टॉप नहीं कर सकती, मतलब रिस्क को रोक नहीं सकती, या कोई इवेंट जो है रिस्क वाला या जिसमें हमें लॉस होने वाला उसको रोक नहीं सकती, लेकिन हमें कंपनसेशन ज़रूर दे सकती है। जितना भी लॉस हुआ है उस हिसाब से प्रॉपर कंपनसेशन देगी मोनेटरी वैल्यू में, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी। सेकंड फंक्शन है रिस्क शेयरिंग का, यानी कि जो रिस्क है वो शेयर होता है। द रिस्क ऑफ द इंश्योर्ड मेंबर इज शेयर्ड विद द इंश्योरर। द शेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाय वे ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो इंश्योर्ड है उसे इंश्योरर को प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब जिस पर्सन ने इंश्योरेंस करवाई है उसको इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देना पड़ेगा, और इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले में रिस्क शेयर करती है, यानी अगर उसे लॉस होता है तो उसे कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। थर्ड फंक्शन आता है इंश्योरेंस का प्रोवाइडिंग सर्टिनिटी, यानी सर्टिनिटी प्रोवाइड करना। क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन लॉस झेलता है अचानक से, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेशन साथ में देती है और उसे सर्टिनिटी प्रोवाइड करती है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट्स फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। देयर आर अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस, यानी हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि लॉस हमें कितना होगा और किस टाइम पे होगा। इंश्योरेंस रिमूव दीज अनसर्टेनिटीज, यानी इंश्योरेंस इन अनसर्टेनिटीज को रिमूव करती है। एंड द एश्योर्ड रिसीव पेमेंट ऑफ लॉस, और जो भी उसे लॉस हुआ था उस पर्सन को इंश्योरेंस कंपनी से प्रोवाइड करती है। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग द सर्टिनिटी, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रीमियम चार्ज करती है सर्टिनिटी प्रोवाइड करने के लिए। फोर्थ फंक्शन है इंश्योरेंस का असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। द फंड्स ऑफ द इंश्योरर received by way of premium payments made by the insured are invested in various income generating schemes, यानी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसे चार्ज करती है प्रीमियम की फॉर्म में उस पर्सन को जिससे इंश्योरेंस ली है, वो उस पैसे को किसी इनकम जनरेटिंग स्कीम पे लगाती है ताकि उससे और इन पैसा और मिलता रहे इंश्योरेंस कंपनी को। और ये काफ़ी बेनिफिट, जो इंश्योर्ड होता है उसको भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के। पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी काफ़ी गुड फेथ होना चाहिए जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है, इन दोनों में काफ़ी अच्छा फेथ होना चाहिए
इन्हें सबसे पहले ये चीज़ है कि सब कुछ एक दूसरे को पहले ही बता देना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर क्लियर कर देनी चाहिए, या जो पर्सन है उसे भी इंश्योरेंस कंपनी को सब कुछ क्लियर करना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट या जिस मैटर के बारे में वो इंश्योरेंस ले रहा है, सब कुछ उसके बारे में पहले बता देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस is a contract based of utmost good faith. Both the insurer and the insured should display good faith towards each other. It is the duty of insured to make full disclosure of all facts and material of risk. Insurer too may clear all the terms and conditions in the insurance contract. Second principle आता है insurable interest, यानी कि जो पर्सन है उसका जिस चीज़ के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है उसका उस चीज़ पे इंश्योर करने का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी वो सच में उस चीज़ को इंश्योर करना चाहता है। ये नहीं है उसके लिए उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है और वो उसे उसकी इंश्योरेंस करवा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब उस बंदे को उस चीज़ की प्रॉपर वैल्यू भी नहीं चाहिए जिस चीज़ की वो इंश्योरेंस ले रहा है। इंश्योर्ड मस्ट हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम pecuniary interest in subject matter of insurance contract. The insured must have interest in the presentation of things or life insured. थर्ड प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जैसे ही कोई पर्सन लॉस झेलता है उसी टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उस जो पर्सन इंश्योर्ड हुआ होता है उसको वापस उसकी पोजीशन पे ले आती है, लॉस झेलने से पहले की पोजीशन पे उसको कंपनसेट करके। अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉस in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against. In other words, the insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused to him, her, due to damage or destruction of property insured. The compensation payable and the loss suffered are to be measured in the terms of money. The principle is not applicable to life insurance. यानी इसका ये भी मतलब है कि लाइफ की जो है ये लाइफ इंश्योरेंस पे कोई एप्लीकेबल नहीं होता ये प्रिंसिपल, और जो भी जिस मटेरियल की भी इन्होंने इंश्योरेंस ले रखी होगी उसकी जो वैल्यू है मनी की टर्म्स में वो मेजरेबल होगी। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के ये है मतलब कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कार ली है और उस कार का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है और मैंने उस कार की इंश्योरेंस करवा रखी है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होएगी अगर वो कार मेरी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और वो रिपेयर ही नहीं हो सकती, इंश्योरेंस कंपनी मुझे उस कार का पैसा देगी, जितना भी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उस हिसाब से मुझे उसके पैसे मिलेंगे। और जो कार की ओनरशिप होएगी वो इंश्योरेंस कंपनी खुद के पास रख लेगी। ऐसा इसलिए ताकि मैं उस कार की जो उसको बेच के जितनी भी उसकी वैल्यू है उससे प्रॉफिट ना कमा लूँ। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड after the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him her. The right of the ownership of such property passes on to the insurer. This is because insured should not be allowed to make any profit by selling the damaged property or in case of lost property being recovered. फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन में ये होता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसे अपनी जिस भी चीज़ की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसको प्रॉपर टेक केयर करे, उसको किसी रिस्क में ना डाल ले। अगर वो रिस्क में डालता है जानबूझ के रिस्क में डालता है क्योंकि उसको पता है इसकी इंश्योरेंस हुई हुई है, तो मे भी शायद आगे जाके हो सकता है उसको उसका क्लेम ही ना मिले। तो ये उसका राइट बनता है कि उस चीज़ को जिस चीज़ की उसे प्रॉपर इंश्योरेंस ले रखी है उसकी प्रॉपर टेक केयर रखे। This principle states that this is the duty of the insured to take responsible steps to minimize the loss or damage to the insured property. If reasonable care is not taken like any prudent person, then the claim from insurance company may be lost. Sixth principle है principle of contribution. हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कार की इंश्योरेंस करवा रखी है दो इंश्योरेंस कंपनी से।
और कार को बाई चांस डैमेज पहुंचता है या बिल्कुल ही कार इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि मैं उसको यूज़ ही नहीं कर सकता, तो इस केस में क्या होगा, जो दोनों इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, मैं मेरा ये राइट बनता है कि मैं दोनों इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकता हूँ। लेकिन क्लेम इस तरह से मैं ले सकता हूँ कि दोनों 50-50% या तो क्लेम देंगी मुझे, या तो अगर मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी से फुल क्लेम ले लिया तो मैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से फुल क्लेम नहीं ले पाऊंगा। As per this principle, it is a right of the insurer who has paid claim under the insurance to call upon other liable insurers to contribute for those loss of payment. It implies that in case of double insurance, the insurer are to share the losses in proportion to the amount assured by each of them. If the full amount is recovered from one insurer, the right to obtain further payments from other insurer will cease. यानी अगर मैं एक से पूरी की पूरी पेमेंट ले चुका हूँ, एक से मैं प्रॉपर सारी जितनी मतलब थी, जितना वो लायबल था, सब कुछ मैं ले चुका हूँ उससे, तो मैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं ले सकता अगर मैं पहली वाली से फुल क्लेम ले चुका हूँ। सेवन्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो उसका जो डैमेज का कारण है वो 3-4 चीज़ों की वजह से डैमेज हुई है, तो जिस चीज़ के से जो सबसे ज़्यादा डैमेज जिस चीज़ की वजह से वो हुई होगी, हम उसे ही प्रॉपर कॉज लेंगे डैमेज का। According to this principle, an insurance policy is designed to provide compensation only for such losses as are caused by the perils which are stated in the policy. When loss is the result of two or more causes, the proximate cause means the most dominant and most effective cause of which the loss arise out of any mishap. The most proximate cause of mishap should be taken into consideration. तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे, यानी इंश्योरेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ब्रॉडली जो है इंश्योरेंस की दो टाइप्स है, एक है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। तो हम एक बार लाइफ इंश्योरेंस का मतलब देख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है पहले, या तो लमसम मतलब इकट्ठा ही देता है, एक बारी में प्रीमियम दे देता है, या तो धीरे धीरे करके प्रीमियम देता है इंस्टॉलमेंट्स पे। वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं, या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है। उसमें क्या होता है कि या तो इंश्योरेंस कंपनी जो पर्सन इंश्योर्ड होता है या तो उसके मरने के बाद पैसा देती है उसके लीगल हायर्स को, या जो उसकी फैमिली में होते हैं उनको पैसा मिल जाता है इंश्योर्ड के मरने के बाद, या दूसरी में ये होता है कि उसको एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसको पैसा मिलना शुरू हो जाता है एक सर्टेन पीरियड में, यानी या तो अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके फैमिली को मिल जाएगा, या उसकी एक सर्टेन जैसी एज हो जाती है उसके बाद उसको पैसा मिल जाएगा। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर इन कंसिडरेशन ऑफ अ सर्टेन प्रीमियम either in a lump sum or by other periodical payments agree to pay to assured or the person for whose benefit the policy is taken the assured sum of money on happening of a specified event contingent on the human life or at expiry of a certain period. Thus, the insurance company undertakes to insure the life of a person in exchange of some money called premium. Premium may be paid in one lump sum or periodically, एग्जाम्पल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कि आखिर कौन कौन सी टाइप्स है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। एक है होल लाइफ पॉलिसी, एक है इंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, थर्ड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, फोर्थ एन्यूटी पॉलिसी, फिफ्थ है चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी। पहला है होल लाइफ पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द अमाउंट पेएबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ एश्योर्ड, यानी उसको उसकी डेथ से पहले पैसा नहीं मिलेगा। द सम पेएबल ओनली टू द बेनिफिशियरीज और हायर्स ऑफ द डिसीज्ड, यानी जो उसको पैसा मिलेगा उस पॉलिसी का वो उसके लीगल हायर्स यानी उसके बच्चे या उसके वाइफ को मिलेगा। इन दिस प्रीमियम विल बी पेएबल फॉर फिक्स्ड पीरियड, एग्जाम्पल 25 to 30 years, or for whole life of assured.
यानी इसमें जो प्रीमियम होगा या तो फिक्स पीरियड के लिए वो देगा 25 या 30 साल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक फिक्स पीरियड के लिए वो पैसा पे करेगा, या वो सारी की सारी लाइफ टाइम उसको पे करता रहेगा इंश्योरेंस कंपनी को, और एट द एंड आगे जाके उसकी डेथ के बाद उसके लीगल हायर्स को ये पैसा मिलेगा। सेकंड है इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे स्पेसिफाइड सम when the insured attains a particular age or on his death which is earlier। यानी इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड पर्सन को पैसा देगी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, या अगर उसके उससे उस टाइम पीरियड से पहले उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसे पैसा मिलेगा जो पहले होगा। The sum is payable to his legal heirs or nominee named therein in case of death of assured. Otherwise, the sum will be paid to assured after a fixed period। अगर यानी assured की डेथ पहले हो जाती है तो पैसा उसके लीगल हायर्स को मिलेगा या नॉमिनीज को मिलेगा, और अगर उसकी डेथ नहीं होती तो एक फिक्स पीरियड के बाद उस एश्योर्ड को ही पैसा मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी उसे ही पैसे देगी। थर्ड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जनरली दिस पॉलिसी इज टेकन बाय हस्बैंड एंड वाइफ। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय 2 or more persons। द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली और बाय आइदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लमसम। द पॉलिसी मनी इज पेएबल अप टू द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी तो जनरली हस्बैंड वाइफ करवाते हैं या 2 or more persons इकट्ठे मिलकर करवा सकते हैं। इसमें ये चीज़ होती है अगर बाय चांस किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो जितना भी इंश्योरेंस का जितना पैसा होगा वो दूसरे पर्सन को मिल जाएगा। और इसमें जो प्रीमियम होता है या तो एक लंपसम या मतलब एक ही बार में प्रीमियम दे देगा कंपनी को, या जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए कंपनी को हम प्रीमियम दे सकते हैं। इस पॉलिसी में प्रीमियम वो पैसा होता है जो इंश्योरेंस कंपनी को हम देते हैं, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी देती है। फोर्थ है हमारे पास एन्यूटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेएबल आफ्टर एश्योर्ड अटेन सर्टेन एज। यानी इसमें पैसा तब मिलता है जब वो पर्सन जिसने पॉलिसी ले रखी है वो एक पर्टिकुलर एक एज सर्टेन एज का होता है, उसके बाद उसको इस पॉलिसी का पैसा मिलता है। द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, या तो प्रीमियम इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है ओवर अ सर्टेन पीरियड, और सिंगल प्रीमियम यानी लमसम इज पेड बाय एश्योर्ड। दिस इज यूजफुल फॉर दोज हु प्रेफर द रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज। ये उन लोगों के लिए मैक्सिमम पॉलिसीज होती है जो एक सर्टेन एज के बाद रेगुलर इनकम चाहते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉपर इनकम चाहते हैं। एन्यूटी पॉलिसी उन्हीं के लिए ही बनी है। नंबर फिफ्थ है चिल्ड्रंस इंडोमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय द पर्सन for his her children to meet the expenses of their education or marriage। The agreement states that a certain sum will be paid by the insurer when a children attains a particular age। ये मेनली बच्चों के लिए ली जाती है उनकी आगे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए या उनकी शादी के लिए। जब उनके चिल्ड्रन एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद ये पॉलिसी का पैसा उन्हें मिल जाता है। अब हम आते हैं जनरल इंश्योरेंस की ओर। आखिर जनरल इंश्योरेंस होता क्या है? General insurance or non-life insurance policies include automobile and homeowner policies provide payments depending upon the loss from a particular financial event। जनरल इंश्योरेंस मेनली वो होता है जो लाइफ इंश्योरेंस के बाद, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जितनी और पॉलिसीज होती हैं सारी जनरल इंश्योरेंस होती हैं। एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो हो गई, ऑटोमोबाइल की, बलगरी यानी कि चोरी की पॉलिसी, घर की जो पॉलिसी करवाते हैं वो सारी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं। ये सिर्फ 1 साल की पॉलिसी होती है। 1 साल के बाद कोई भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हो उसे हमें दोबारा रीन्यू करवाना पड़ता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज की ओर। कि आखिर कौन कौन सी टाइप्स हैं जनरल इंश्योरेंस की? वैसे तो जनरल इंश्योरेंस की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन हम इसमें मेन टाइप्स कवर कर लेते हैं। पहली है मैरीन इंश्योरेंस, यानी पानी की जो इंश्योरेंस होती है, जो जैसे समुद्री जहाज की इंश्योरेंस एग्जाम्पल के तौर पे। सेकंड है फायर इंश्योरेंस, यानी आग के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस होती है। थर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस। फोर्थ है मोटर इंश्योरेंस। फिफ्थ है बल्गरी इंश्योरेंस, बल्गरी यानी चोरी की इंश्योरेंस। तो हम आते हैं मैरीन इंश्योरेंस। यानी मैरीन इंश्योरेंस क्या होती है? मैरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक्स टू indemnify यानी compensate the insured
in the manner and to the extent thereby agreed against the marine losses. Marine insurance provide protection against the loss by marine perils. यानी मेरीन इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है इंश्योर्ड के, यानी जिस जो पर्सन इंश्योरेंस खरीदता है कि उसे वो जितने भी लॉसेस हैं उसकी वो एडमनीफाई करेगी, यानी उसको कंपनसेट करेगी उन लॉसेस की जो उसको मेरीन पेरिल्स, यानी जो उसको नुकसान हुआ होगा समुंदर की वजह से, तो उसको लॉसेस उसके कंपनसेट करेगी। हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेरीन इंश्योरेंस पे। पहली टाइप है शिप और हल इंश्योरेंस, यानी जो समुद्री जहाज होता है उसकी इंश्योरेंस पे। सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मैनी डेंजरस एट सी, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर आइडेंटिफाइंग यानी कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर लॉस कॉज्ड बाय डैमेज टू द शिप। यानी एक तरह से शिप की इंश्योरेंस होगी, कोई भी शिप को डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेट करेगी। सेकंड है कार्गो इंश्योरेंस, यानी जितना भी समुद्री जहाज पे जितना हम माल ढो रहे होंगे, जितने उसके अंदर प्रोडक्ट्स उसके अंदर होंगे, जितना माल होगा उसके अंदर, उसकी इंश्योरेंस। द कार्गो वाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मैनी रिस्क, दिस मे बी एट पोर्ट, एग्जाम्पल रिस्क ऑफ थेफ्ट, लॉस्ट गुड्स और ऑन वॉयज एक्सेट्रा। यानी ये कार्गो की इंश्योरेंस होती है, जो इतना भी समुद्री जहाज से माल जाता है उसकी इंश्योरेंस। अगर बाई चांस वो चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो वो सारा इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट करती है। थर्ड है फ्रेट इंश्योरेंस, इफ द कार्गो डज नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट, यानी कि अगर सामान या जो माल है ना पहुंचे या तो डैमेज हो जाए या लॉस हो जाए रास्ते में, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस, यानी शिपिंग कंपनी को फिर फ्रेट चार्जेस जो उसका माल ढोने के चार्जेस होते हैं वो नहीं मिलते। फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रीइंबर्सिंग द लॉस ऑफ फ्रेट टू द शिपिंग कंपनी, यानी फिर उसको कंपनसेशन मिल जाती है शिपिंग कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी से। अब हम आते हैं फायर इंश्योरेंस की ओर। फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस विच कवर डैमेज एंड लॉस कॉज्ड बाय द फायर, यानी फायर इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो कवर करती है डैमेज कॉज्ड बाय फायर। जनरली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year आफ्टर विच इट इज रीन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी 1 साल के लिए होती है और ये रीन्यू टाइम टू टाइम होती है हर साल। द प्रीमियम में बी पेड आइदर इन लमसम, यानी एक ही बार प्रीमियम या पे कर सकते हैं, और इंस्टॉलमेंट्स, यानी हमें इसे इंस्टॉलमेंट से ही पे कर सकते हैं। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट बी सेटिस्फाइड टू फॉलोइंग कंडीशन, यानी जो इसका क्लेम है वो 2 कंडीशंस फॉलो ज़रूर करना चाहिए क्लेम लेने के लिए। पहला है देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, यानी सचमुच का लॉस हुआ होना चाहिए फायर की वजह से, और फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉन इंटेंशनल, यानी कि जो आग लगी है वो एक्सीडेंटली लगी होनी चाहिए, इंटेंशनली नहीं। अगर किसी बंदे ने इंटेंशनली जानबूझ के आग लगाई हो गुड्स को, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम प्रोवाइड नहीं करेगी। थर्ड है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि जितनी भी हेल्थ की इंश्योरेंस है वो सारी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। हेल्थ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट ऑफर फाइनेंशियल कवरेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, यानी हेल्थ इंश्योरेंस हमारा कवर करती है मेडिकल एक्सपेंसेस, इसे मेडिकल कवरेज करती है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। A health insurance plan provides insurance coverage to the insured with the multiple benefits including cashless hospitalization। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होता है कि जैसे हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कार्ड प्रोवाइड करती है, तो उस कार्ड को अगर हम जो भी हॉस्पिटल उस जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो जिसका टाइप हुआ होगा तो उसके पास ये कैशलेस कार्ड चल जाएगा। और इन केस अगर हम किसी और हॉस्पिटल से भी करवाते हैं जिसके साथ टाइप नहीं हुआ इंश्योरेंस कंपनी का, तो उस केस में सबसे पहले हमें उसको पैसे देने होते हैं उस हॉस्पिटल को, और बाद में हम उसे कंपनसेट करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो हम आते हैं इसकी तरफ, इंक्लूडिंग कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर फैसिलिटी एंड कवरेज फॉर टर्मिनल एंड क्रिटिकल इलनेस एक्सेट्रा, यानी ये डे केयर फैसिलिटीज़ हमारी कवर करती है और टर्मिनल और क्रिटिकल इलनेस जो है वो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही कवर करती है। फोर्थ है हमारे पास मोटर इंश्योरेंस,
मोटर इंश्योरेंस यानी व्हीकल्स की इंश्योरेंस, यानी कार की इंश्योरेंस, बाइक की इंश्योरेंस. Motor insurance is an insurance policy that covers the policy holder in case of financial losses resulting from an accident or other damages. यानी उस टाइम पे ये बचाती है, एक तरह से फाइनेंशियली बचा लेती है पॉलिसी होल्डर को इन केस अगर कार या बाइक का एक्सीडेंट हो जाए और डैमेजेस आए सस्टेन्ड बाय द इंश्योर्ड व्हीकल. अ कंपन A comprehensive motor insurance policy covers damage to third party and third party property along with the compensating for own losses as well. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो होती है कि बाई चांस की बात है, अगर मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ और किसी को हिट हो जाता है, मतलब किसी को लग जाती है गाड़ी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वही काम आती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कि मतलब जो भी उस पर्सन को डैमेज हुआ है, जिसको मैंने हिट किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका सारा ट्रीटमेंट देगी और जो मेरी गाड़ी को नुकसान है वो भी इंश्योरेंस कंपनी ही देगी. तो फिफ्थ है हमारे पास बर्गलरी इंश्योरेंस. बर्गलरी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होती है मतलब चोरी की इंश्योरेंस. बाय चांस अगर कहीं चोरी हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस. बर्गलरी इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज टू द प्रॉपर्टी एंड वैल्यूएबल आइटम्स ड्यू टू बर्गलरी और हाउस ब्रेकिंग. यानी फाइनेंशियली हमें कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी इन केस अगर चोरी हो जाती है घर पर, अगर कैश की या ज्वेलरी की, मतलब जिस चीज़ की भी हमने इंश्योरेंस करवा रखी हो या जो हमने इंश्योरेंस कंपनी को बताया हो कि ये चीज़ें हैं, तो उस चीज़ का हमें कंपनसेशन मिल जाता है. इन केस अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी से कुछ छुपा के रखा है कि ये चीज़ हमारे घर पे है, इन केस अगर उस चीज़ की चोरी होती है, उस केस में हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी से. जो चीज़ हमने बता रखी है ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी को, हमें सिर्फ उसी चीज़ का ही क्लेम मिलेगा. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी. और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम. आप हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा. मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में. सी यू सून.